अरे सुनो महेश, आज ये सही मौका है। अगर मुखिया को दवा में जहर मिलाकर दे दिया जाए तो उसका सारा धन हमारा हो सकता है। इसमें तुम्हारा क्या राय है? हाँ महेंद्र, मुझे भी लगता है कि रोज रोज उसके तलवे चाटने से अच्छा है एक दिन कष्ट करके उसको इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाए और हम दोनों आपस में सारे धन का बंटवारा कर लें। मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ कब मारना है उसे। ये काफी साल पहले की सच्ची कहानी है। एक छोटे से गांव लुर्गापुर में गरीब किसान राम प्रसाद रहता था। वो गांव के जाने माने जमींदार वीरेंद्र सिंह के खेत में काम करता था। राम प्रसाद का एक बेटा भी था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था, लेकिन पैसों के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब वो भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे दूसरों के खेत में मजदूरी करूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लूंगा। देखो बेटा, किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि वह मजदूरी करे, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वह मजबूरन वह काम करता है। अगर हमारी ऐसी हालत नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई ऐसे बीच में छुड़वाता? इतना कहकर दोनों लोग खेत की जुताई करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को भी अपने आगे झुका कर रख देती है। लेकिन कन्हाई एक ऐसा लड़का था जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहता था, मगर वो अपनी हालत के आगे मजबूर था। समय बीत जाता है और दुर्भाग्य से राम प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। कन्हाई पहले ही गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन अब उस पर एक और नया संकट आ चुका था। वाह भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी मुसीबत सर पर आ गई। पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कन्हई के पास ना पैसा बचता है ना ही राशन। उसकी मजबूरी थी कि पेट पालने के लिए खेतों में काम करे, लेकिन कन्हई तेज था। वो कुछ नया करने का सोचता है। अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर पिताजी के कहे अनुसार खेती किया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि बचपन से पिताजी खेती ही करते आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक घर भी नहीं बनाया। आखिर मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो और धंधा अच्छा चले? क्यों ना पिताजी का सपना पूरा किया जाए। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर गांव वालों की मदद करूं। पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूं। इस गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समझ की कमी है। अगर मैं बुद्धि की दुकान खोल दूं और अक्ल का सौदा करूं तो कैसा रहेगा? कन्हई एक अकल की दुकान खोलने का फैसला करता है, क्योंकि वह काफी तेज और बुद्धिमान था। कुछ ही दिनों में कन्हई एक दुकान खोल लेता है, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाता है, अक्ल का सौदा। आओ आओ भाई, अक्ल ले लो। अक्ल छोटे बड़े सभी के काम आएगी। आइए, नई बाजार में नई दुकान। कन्हई को अक्ल का सौदा करते देख लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे मुकेश, देखो देखो, अक्ल का सौदा हो रहा है। अरे वाह रे कन्हाई, क्या बुद्धू बनाने का नया धंधा खोल लिया। पिताजी को मरे साल भी नहीं हुआ और तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। भला अक्ल भी बेचने की चीज है? कौन खरीदेगा तुम्हारी अक्ल? अरे हाँ भैया, यह तो अक्ल का सौदा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इसका ही अक्ल कहीं खो गया है। अरे कन्हाई, क्या तुम पागल हो गए हो? भला अक्ल भी खरीदने की चीज है जो लोग तुमसे खरीदेंगे? अरे चलो भैया, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हमारे पास अक्ल कहाँ? हमारे माता पिता हमें अक्ल दिए ही कहाँ? हम लोग तो पागल हैं। नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हर काम की शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती ही है। कुछ दिन और देखता हूं, अगर फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे सोचूंगा। इतना कहकर कन्हई फिर से आवाज लगाने लगता है। आओ भाई, अकल का सौदा करो। अपने धंधे का नुकसान समझो, कम पैसों में जीवन सुधारो। कन्हई को लोग कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन वो अपना काम करता ही रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग बातें बनाने लगे। अरे भाई, तुम्हें पता है, कन्हाई ने एक दुकान खोली है जिसके बोर्ड पर साफ लिखा है, अक्ल का सौदा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा क्या दिमाग देगा वो जो हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है यह पैसा कमाने का एक ढोंग है और हम जैसे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाने का तरीका। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
लेकिन कन्हाई की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, वो भी उसका मजाक उड़ाने के लिए। कन्हाई काफी परेशान होता है। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और इस 1 हफ्ते में केवल 15 रुपए का ही धंधा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस गांव वालों को मालूम जरूर पड़ेगा कि मेरा बुद्धि कितना जरूरी है उनके लिए। उसी गांव में एक बहुत ही कंजूस चतुरदास अपनी मूर्ख पत्नी गौरी के साथ रहता था। चतुरदास पैसों वाला तो था, लेकिन एक नंबर का कंजूस था। अजी, क्यों ना दान दक्षिणा मांगना छोड़कर बुद्धि की खेती करें? दान दक्षिणा में क्या रखा है? देख नहीं रहे, लोग रोज समस्याओं से परेशान हैं। अगर हम अक्ल की खेती करेंगे तो लोग हमारे पास अक्ल खरीदने आएंगे। हम पंडित हैं, इसका फायदा उठाकर लोगों को समझ देंगे और पैसे कमाएंगे। अरे चुप रहो भाग्यवान, भला कौन अक्ल खरीदेगा? क्या लोग बेवकूफ हैं जो हमारा राय लेने आएंगे? आइंदा मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं दक्षिणा मांगने जा रहा हूँ, तुम घर संभालो। इतना कहकर चतुरदास वहाँ से चला जाता है। तभी गौरी को कुछ याद आता है। अरे राम, घर में सब्जी तो खत्म है। अगर समय पर खाना नहीं बनाया तो पंडित जी फिर डांटेंगे। एक काम करती हूँ, जब तक वो बाहर हैं, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। गौरी बाजार के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ही कन्हाई की दुकान पड़ती है। जैसे ही उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है, वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, अकल की दुकान। अभी तो मैं चतुरदास से अकल की खेती करने की बात कर रही थी और यहाँ तो बेच भी रहे हैं। मैंने कहा था कि इसकी डिमांड है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही थोड़ी अकल खरीद लेती हूँ और उन्हें दिखाऊंगी। भैया, अकल कितने रुपए किलो है? देखो बहन, मैं अकल तौल कर नहीं बेचता, लेकिन हाँ, अगर आप जितना कहेंगी उतने का अकल दे सकता हूँ। बस आप ये बताइए कि कितने पैसों का चाहिए। ठीक है भैया, आप एक काम करो, 10 रुपए की अकल दे दो। जब कम पड़ेगा तो और ले जाऊंगी। कन्हाई एक नया ग्राहक देखकर खुश हो जाता है। वो एक कागज पर कुछ लिखकर गौरी को दे देता है। गौरी बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद चतुरदास भी घर पहुंच जाता है। आइए जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए, मैं बाजार से अकल खरीद कर लाई हूँ। आप कहते थे कि अकल नहीं बिकती, लेकिन लोग बेच भी रहे हैं। चतुरदास हैरान हो जाता है। जैसे ही वो कागज पढ़ता है, उसे गुस्सा आ जाता है। कागज पर लिखा था, 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही हो तो उसे देखने के बजाय उसे खत्म कराने का प्रयास करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। अरे भाग्यवान, ये बात कौन नहीं जानता। तुमने बेकार में 10 रुपए बर्बाद कर दिए। गुस्से में चतुरदास कागज लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ अक्ल का सौदा करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाने की? ये अपना कागज का टुकड़ा पकड़ और लौटा मेरे 10 रुपए, वरना मैं बवाल मचा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी को ठगा है। भला कौन नहीं जानता कि 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही हो तो उसे देखने के बजाय उसे खत्म कराना चाहिए, और ये बुद्धि तुमने मेरी पत्नी को देकर पैसे ठगे हैं। अरे पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला 10 रुपए के लिए कोई ऐसा करता है? और मैंने कोई गलत ज्ञान थोड़ी ना दिया है। जैसा पैसा वैसा ज्ञान दिया हूं। और अगर आपको पैसा चाहिए तो आज से आपको ये वादा करना होगा कि जो मैंने आपकी पत्नी को 10 रुपए में ज्ञान दिया है वो इसको नहीं मानेंगी, और 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो उसे नहीं छुड़ाएंगी, क्योंकि ये अक्ल मैंने ही दिया है। इसलिए आपको एक पेपर पर लिख कर देना होगा। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग कन्हाई की बात से सहमत हो जाते हैं। अरे हाँ पंडित जी, कन्हाई ठीक कह रहा है, उसने ही यह अक्ल दिया है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपकी पत्नी को झगड़ा छुड़ाने का कोई हक नहीं। अगर आपकी पत्नी ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की तो कन्हाई के साथ नाइंसाफी होगी और आपका फायदा होगा, क्योंकि पैसे भी आप लेंगे और साथ में बुद्धि भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप फैसला कीजिए कि पैसा चाहिए या बुद्धि। सभी गांव के लोग कन्हाई के साथ हो जाते हैं और कंजूस चतुरदास को मजबूरन एक फैसला लेना पड़ता है। ठीक है, मैं लिखकर तो नहीं दूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि मेरी पत्नी कभी झगड़ा नहीं छुड़ाएगी। गांव वाले हामी भरते हैं और कन्हाई 10 रुपए लौटा देता है। चतुरदास घर लौटता है। सुनो गौरी, देखो मैं अपने पैसे वापस ले आया
और आज से तुम बाजार नहीं जाओगी। अगर कभी बाहर जाओ और किसी का झगड़ा देखो तो रुकना मत, सीधे घर आ जाओ। समय बीत जाता है। एक दिन एक ठेले वाले के पास दो ग्राहक आ जाते हैं। भैया, आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। अरे पहले मुझे दो, मैं पहले आया। नहीं, मैंने पहले पैसे दिए हैं। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ठेले वाला डरकर भाग जाता है। तभी वहाँ गौरी पहुँचती है। उसे चतुरदास की बात याद आती है, लेकिन वो मूर्खता में झगड़ा देखने लगती है। अरे पंडिताइन, आप गवाह हैं, इसने मुझे मारा है। नहीं, गलती इसकी है, आप मेरा साथ देना। मामला मुखिया तक पहुँच जाता है। मुखिया पंडित के घर संदेश भिजवाते हैं। सुनिए पंडित जी, आपकी पत्नी झगड़ा होते देखी हैं और अब इस झगड़े की गवाह वो बन चुकी हैं। इसलिए मुखिया जी का यह आदेश है कि पंचायत भवन में कल सुबह 9 बजे हाजिर होने का। समय से पहुंच जाइएगा, वरना मुखिया जी गुस्सा हो जाएंगे। चतुरदास डर जाता है और गौरी को सारी बात बताता है। दोनों मिलकर कन्हई के पास जाते हैं। चतुरदास कन्हैया को सारी समस्या बताता है। कन्हैया बहुत खुश था कि आखिर पंडित को उसकी जरूरत पड़ ही गई। ठीक है पंडित जी, मैं इसका उपाय बता तो दूं, पर इसके बदले में 100 रुपए लगेंगे। अगर आपको मंजूर है तो बताओ। कन्हई, मुझे ये सौदा मंजूर है। बस तुम मेरी पत्नी को इस जाल से बचा लो। ये लो, तुम अपने 100 रुपए और इससे बचने का एक सही उपाय बताओ। पंडिताइन, कल पंचायत में पागल जैसा व्यवहार करना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। मुखिया आपको पागल समझकर छोड़ देगा। ठीक है कन्हाई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने बताया है। अगले दिन गौरी मुखिया के पास जाती है। देखिए पंडिताइन जी, मैं आपको यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक मुखिया हूँ और समाज की सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप साफ साफ यह बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। इन दोनों में से किनकी गलती थी? ये कैसे सवाल कर रहे हैं मुखिया जी? अगर आपको पता नहीं कि किनकी गलती थी, तो आप इनमें एक बार और झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन इनकी गलती नहीं थी, शायद वो लाल टमाटर की गलती थी। कैसे बेचारी वहीं ठेले पर पड़ी रही, आज तक उसे कोई ग्राहक नहीं खरीदा। ये औरत तो पागल लगती है, इसे जाने दो। मुखिया पंडित की पत्नी को छोड़ देता है। भाग्यवान खुशी खुशी घर चली आती है और पंडित जी से कहती है, देखा जी, मैंने कैसे झगड़ा भी देख लिया और बिना किसी परेशानी के बच भी गई। हाँ, तुम बच तो गई, लेकिन अब एक नई चिंता है। अगर मुखिया को पता चल गया कि तुम पागल नहीं थी बल्कि नाटक कर रही थी, तो हमें कड़ी सजा मिल सकती है। अरे हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में तो सोची ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर से उस अकल के सौदागर से इसके बारे में बातें करते हैं। मुझे यकीन है इस समस्या का समाधान भी वो जरूर निकाल लेगा। दोनों लोग फिर से अक्ल के सौदागर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। पंडित जी, समस्या का हल भी आपको बता देंगे, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा धंधा अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तरीका अच्छा बताऊंगा तो पैसा भी अच्छा लूंगा। बस ज्यादा नहीं, 200 रुपए लूंगा और इस मुश्किल से आपकी पत्नी को निकाल दूंगा। 200 रुपए सुनकर चतुरदास को झटका लगता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। सुनिए जजमान, किसी दिन मौका देखकर मुखिया जी को सारी सच्चाई बता देना कि आप उनसे झूठ क्यों बोली थीं। फिर देखना, आप इस समस्या से जल्द छुटकारा पा लेंगे। अगले दिन ही पंडित की पत्नी मुखिया जी के पास जाकर सारी सच्चाई बताने लगती है। मुखिया जी, मैंने उस दिन पागल होने का नाटक इसलिए किया ताकि आप किसी एक को गलत सजा ना दे दें। अगर आप किसी को सजा देते तो वो आपको वोट नहीं देता। अरे वाह पंडिताइन, आज तुमने तो वाकई में मुझे खुश कर दिया। अगर तुमने उस दिन सच बोली होती तो उन दोनों में से एक को सजा भुगतनी पड़ती और उसके बाद सच में मुझे वोट मांगने में दिक्कत होती। लेकिन तुमने दिमाग लगाया और पागल होने का नाटक की। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। पंडित की पत्नी ने कन्हई के बारे में भी सारी बात बता दी। मुखिया कन्हई को बुलाते हैं और उसकी दी हुई शिक्षा का सम्मान करते हैं। कन्हई, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे गांव में हो। आज तुमने जो सलाह गोरी को दी वो बहुत अच्छी सलाह थी। इस सलाह से गोरी भी बच गई और मेरा भी फायदा हो गया। ऐसे ही काम करते रहो। ऐसे ही अपनी बुद्धि के दम पर अपने पिता का नाम रोशन करते रहना।
और हाँ, मुझे भी कोई सलाह दे दो जो मेरे काम आए। इस तरह कन्हई ने अपनी बुद्धि के बल पर मुखिया का दिल जीत लिया। उसकी गरीबी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। वो अब गांव का एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति बन चुका था। अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है।